हाय दोस्तों, कैसे हो? आज क्या सुनने वाले हैं हम यहाँ? इट्स गोइंग टू बी अबाउट मॉलिक्यूलर सीजर्स। यार, ये सीजर्स होता क्या है? सीजर्स मतलब कैंची, चाकू, ये तो सुना था, लेकिन मॉलिक्यूलर सीजर्स? तो चलो इनको सुनते हैं आज। यारो, जैसे हम अपने अनवांटेड इमोशंस को अपनी जिंदगी से काट देते हैं ना, या फिर सिंपल भाषा में बोलूं तो जैसे पेपर को सीजर से कट किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही ये मॉलिक्यूलर सीजर्स मॉलिक्यूलर लेवल पर जीन्स को कट कर सकते हैं। लाड़ से कुछ लोग इन्हें मॉलिक्यूलर स्कालपेल्स, मॉलिक्यूलर नाइव्स या फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी कहते हैं। तो चलो इनकी पूरी कहानी सुनते हैं अब। यारो, कुछ पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ा तो था दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस। Some are known to infect animals, some infect plants, while few of them infect bacteria too. याद है ना, हमने ऐसे वायरसेस को बैक्टीरियोफाज कहा था। बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, मतलब ये वायरस अपना खुद का डीएनए बैक्टीरिया की बॉडी में डाल देता है। मान लो ऐसा हो भी रहा है, तो क्या हमारे बैक्टीरिया भाई ये होने देंगे? बिन बुलाया मेहमान घर में घुस रहा हो तो क्या बैक्टीरिया कुछ नहीं करेगा? ना। तो अब जो होगा वो होगा बैक्टीरिया का डिफेंस मैकेनिज्म। मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो बैक्टीरिया के अंदर है, उनके मदद से बैक्टीरिया इस आने वाले वायरस के फॉरेन डीएनए को काट देता है, कट कर देता है। 1963 में इंसानों को इस डिफेंस मैकेनिज्म की पहचान हुई एंड तब से शुरू हुआ एक नया दौर जिसे आज हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डीएनए को कट करता है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन कहां, कैसे, कब, क्यों? ये सब सवालों के जवाब जानने के लिए अब साइंटिस्ट ने अपना रिसर्च शुरू कर दिया था। 1968 में a restriction enzyme was discovered and it was known as HIND2. It was discovered that HIND2 could recognize specific 6 base pair nucleotide sequence on a DNA molecule. आसान भाषा में डीएनए पर प्रेजेंट 6 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स को ये एंजाइम रीड कर सकता है। ये एंजाइम इन स्पेशल सीक्वेंसेस को सिर्फ रीड नहीं करता, बल्कि उन्हीं पोजीशंस पर कट भी कर देता है। सही पकड़े बच्चों, यहां मिला साइंटिस्ट को एक बड़ा ब्रेक थ्रू। जब मैं बार बार कह रही हूं कि कुछ एंजाइम्स डीएनए को कट करते हैं, तो आओ एक और नया वर्ड आपकी बायोलॉजी डिक्शनरी में ऐड करवा दूं, न्यूक्लिएजेस। फंडामेंटली द एंजाइम्स दैट कट द न्यूक्लिक एसिड्स लाइक डीएनए एंड आरएनए are known as nucleases. These nucleases are of two types, the exonucleases and the endonucleases. Exonucleases DNA को सिर्फ बाहर के एंड्स पर कट करते हैं, लेकिन endonucleases DNA को अंदर के तरफ काट देते हैं। लेकिन ये जो हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, जैसे कि थोड़ी देर पहले पढ़ा था HIND2, ये ऐसे न्यूक्लिएजेस है जो डीएनए को सिर्फ अंदर की तरफ नहीं, बल्कि अंदर की तरफ एग्जैक्ट पोजीशंस पर, स्पेसिफिक पोजीशंस पर ही कट करते हैं। HIND2 के अलावा एक और एग्जांपल सुनते हैं। द सेकंड एग्जांपल कुड बी नेम्ड एज EcoR1। समझ रही हूं बाबा जो आपके दिमाग में चल रहा है? सही है, ये ऐसे नाम रखता कौन है जिनका मतलब भी समझ नहीं आता, यही ना? चलो तो फिर ऐसा नाम क्यों रखा, पहले ये बताती हूँ। EcoR1 is actually named after the name of an organism from which it is isolated, Escherichia coli. EcoR1 में E stands for Escherichia, that's the generic name of the organism. Co denotes the name of a species, coli. R marks the strain of this bacteria, while the Roman one you read codes as the first enzyme to be discovered from this bacteria. ये जो EcoR1 या HIND2 जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, ये ऐसे ही रैंडम पोजीशंस पर कट नहीं करते।
they are known for their perfect positioning. हाँ बेटा जी, यहां भी पोजीशंस उतने ही जरूरी है। ये एंजाइम डीएनए के पूरे लेंथ को जैसे पहले स्कैन करता है, सारे बेस पेयर्स रीड करता है, एंड जैसे ही सही पोजीशन मिले वो वही रुककर उसे कट कर देता है। इन्हीं स्पेसिफिक पोजीशंस को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहा गया, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का रिकॉग्निशन सीक्वेंस। पैलिंड्रोम्स आर रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस। चलो मान लिया। अब मैम ये बताओ, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पहचानते कैसे हैं? जरा इस वर्ड को पढ़ो तो बच्चों, मलयालम। इसे आगे से पढ़ो या पीछे से, इट एग्जैक्टली स्पेल्स द सेम। जैसे कि शायद ये एक और नाम, नितिन। इसे लेफ्ट टू राइट पढ़ो या राइट टू लेफ्ट, इट रीड्स द सेम। ऐसे कुछ और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस अगर या पैलिंड्रोमिक वर्ड्स अगर याद कर पाओ तो इसे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजना जरूर। ओके, सो कमिंग बैक, यहां डीएनए की पोलैरिटी देखूं अगर, एंड अगर इसका बेस सीक्वेंस रीड करूं तो इट रीड्स लाइक GAATTC फ्रॉम 5 प्राइम एंड टू द 3 प्राइम एंड। हाँ, ऑब्वियसली अगर मैं इसे पीछे से रीड करूं तो वो CTTAAG कुछ ऐसा दिखेगा मे बी, बट डेफिनेटली दैट्स नॉट द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्यों? क्योंकि इस बार उसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम नहीं है ना। इसलिए अब हमें पहले उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड देखना होगा। यहां याद करते हैं चारगैफ भाई साहब को। चारगैफ, with the support of work proposed by Watson and Crick, had mentioned that the nitrogen basis adenine binds with thymine and the nitrogen base guanine binds with cytosine. With this knowledge of Chargaff's rule, the double-stranded DNA का complementary strand देखते हैं and वो यकीनन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की तरह अब रीड होगा। इसका मतलब जैसे ऊपर वाला सीक्वेंस दिख रहा है 5 प्राइम GAATTC 3 प्राइम, अब वैसे ही नीचे वाले सीक्वेंस भी रीड होंगे 5 प्राइम GAATTC 3 prime. Now this is a palindrome. Every restriction enzyme have its own palindromic sequence. For instance, EcoR1 have palindromic sequence GAATTC, while that of HIND2 is GTC-GAC. Okay, तो जब अपना ये EcoR1 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पर स्लाइड करते हुए आगे बढ़ता है तो इन्हीं सीक्वेंसेस को रीड करके दोनों स्ट्रैंड्स पर क्लीव कर देता है। यहां कुछ स्पेसिफिक बॉन्ड्स ब्रेक होंगे जिसे कहा शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ब्रेक होने पर ये एक अनइवन सा एंड बना देता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, इन अनइवन एंड्स को स्टिकी एंड्स कहा गया। दोस्तों, इन्हें स्टिकी एंड्स इसलिए कहा ना क्योंकि ये ब्रेकअप के बाद यानी ब्रेक या कट होने के बाद अब फ्री है एंड एक बार फिर ये दूसरे नाइट्रोजन बेसिस के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स दे सकते हैं। बेटा, ज्ञान डीप है। आगे चल के इसी ज्ञान का फायदा रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में उठाने वाले हैं। अब क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में हमने सीख लिया है, आपको थोड़ा और आगे ले चलती हूं। बात करते हैं वेक्टर डीएनए एंड फॉरेन डीएनए की। थोड़ा ऐसे सोचो, एक फॉरेनर हमारे देश में आया है एंड कैब में बैठकर होटल जा रहा है। यहां फॉरेनर है फॉरेन डीएनए या फिर उसे डिजायर्ड डीएनए भी कहा जाता है। कैब है वेक्टर डीएनए एंड होटल है हमारा होस्ट डीएनए। आपको तो पता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स वीक होते हैं, टेम्पररी है एंड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स के बीच बनते हैं। यहां एंट्री है एक और एंजाइम की, डीएनए लाइगेज, या फिर आम इंसान इसे मॉलिक्यूलर ग्लू कहता है। वेक्टर डीएनए एंड फॉरेन डीएनए के शुगर फॉस्फेट बैकबोन को ये हमेशा के लिए परमानेंटली एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करता है। दैट्स डीएनए लाइगेज। भाई साहब, अब जो डीएनए बना वो दोनों के कॉम्बिनेशन से, मतलब वेक्टर डीएनए एंड डिजायर्ड डीएनए के कॉम्बिनेशन से बनाया गया।
इसे कहा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। Recombinant DNA thus contains the combination of genetic material of both vector and foreign DNA. The speciality of such an recombinant DNA is that it replicates inside the host body also. तो यार बच्चों, अब तक इस वीडियो में जो जो सिखाया उसे एक आखिरी बार फिर चेक करवाती हूं। सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट करता है, फिर उसके बाद स्टिकी एंड्स कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग बना देता है एंड बाद में डीएनए लाइगेज दो अलग डीएनए को परमानेंटली साथ जोड़ देता है। Thus, a recombinant technology is mostly based on the cut and paste mechanism. हर्बर्ट बोयर स्टैनले कोहेन ने 1972 में पहली बार इसी प्रोसेस से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। This leads to the foundation of today's modern day biotechnology. हेपेटाइटिस बी जैसे वैक्सीन्स, इंसुलिन जैसे हॉर्मोन्स आज इसी प्रोसेस से हम बना रहे हैं। है ना इंटरेस्टिंग सा क्लास?